नमस्कार दोस्तों, मैं तुलेश साहू शिक्षागढ़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। शिक्षागढ़ के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से हमने पिछले लेक्चर में सौरमंडल और ब्रह्मांड के बारे में अध्ययन किया। आज के लेक्चर में दोस्तों हम पृथ्वी और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने से पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि हम पृथ्वी की कौन से भाग में निवास करते हैं। हम पृथ्वी की स्थलाकृति मतलब स्थल मंडल में निवास करते हैं दोस्तों। हम पृथ्वी की बाह्य स्थल मंडल में, बाह्य मंडल या फिर स्थल मंडल में निवास करते हैं। तो जो बाह्य मंडल है, पृथ्वी की जो बाह्य मंडल है और पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है, इन दोनों के बारे में यदि मैं बात करूं तो पृथ्वी की जो बाह्य स्थलाकृति और आंतरिक संरचना, इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध है दोस्तों। कितना घनिष्ठ संबंध है, कैसे? यदि मैं बात करूं तो आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है ये एक भूगोल या भूगर्भ शास्त्र का विषय है। किसका विषय है दोस्तों? भूगर्भ शास्त्र का विषय है। लेकिन यदि मैं बात करूं पृथ्वी की वायुमंडल या स्थल मंडल, यह एक भूगोल का विषय है। लेकिन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखें तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है या भूगर्भ शास्त्र है, यहाँ से भी कुछ सवाल आपको पूछा जाता है। तो आज के क्लास में हम देखेंगे दोस्तों भूगर्भ शास्त्र का कुछ पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। ठीक, चलिए हम सबसे पहले देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। देखिए, पृथ्वी की आंतरिक संरचना यदि मैं बात करूं तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना या पृथ्वी को हम कितने भागों में बांटे हैं? पृथ्वी की आंतरिक संरचना को वृहद 3 मंडलों में या 3 भागों में बांटा गया है। उसमें से देखिए दोस्तों, सबसे जो पहला जो भाग है ये है, इसका नाम क्या है? भूप्रपट्टी या फिर क्रस्ट। सबसे जो ऊपर का जो लेयर होता है, सबसे ऊपर का जो मंडल होता है वो कहलाता है क्या? भूप्रपट्टी या फिर क्रस्ट। उसके बाद जो बीच का जो लेयर होता है, बीच का जो मंडल होता है, ये कहलाता है क्या दोस्तों? मेंटल या फिर भूप्रवार। मेंटल या फिर भूप्रवार। ठीक, आपका जो बीच का जो केंद्र के भाग में जो एक मंडल होता है वो कहलाता है कोर। केंद्र के भाग में पृथ्वी के केंद्र का जो मंडल होता है वो कहलाता है क्या? कोर, या फिर वो लेयर कहलाता है क्या? कोर। अब उस कोर में भी 2 भाग है दोस्तों, जो एक होता है आपका आउटर कोर, एक होता है आपका इनर कोर। देखिए, एक होता है आपका बाह्य कोर, एक होता है आपका आंतरिक कोर। तो यदि मैं बात करूं ये आपका 3 लेयर है। कौन कौन सा? एक तो आपका क्रस्ट, दूसरा हो गया आपका मेंटल और तीसरा हो गया आपका कोर। इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। यदि दोस्तों पृथ्वी के आंतरिक भागों की मैं बात करूं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग ये मानव के लिए क्या है दोस्तों? अदृश्य है। हम क्या पृथ्वी के अंदर देख पाते हैं? नहीं, पृथ्वी के बाहरी भाग को हम देख पाते हैं। इसलिए पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो मानव के लिए अदृश्य है। और मानव के लिए अदृश्य होने के साथ साथ इसके बारे में प्रत्यक्ष या प्रमाण इकट्ठा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी अप्रत्यक्ष रूप से यदि मैं प्रमाण की बात करूं तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कुछ हम प्रमाण भी आज देखेंगे दोस्तों कि प्राकृतिक प्रमाण कौन कौन सा है, ज्वालामुखी और भूकंप। उसके बाद अप्राकृतिक प्रमाण कौन कौन सा है जिसके तहत हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अध्ययन कर सकें। तो उसमें है आपका घनत्व, दाब और ताप। इनके बारे में भी आज हम अध्ययन करेंगे। ठीक, तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे? क्रस्ट। जो पृथ्वी की सबसे ऊपर का जो भाग होता है वो कहलाता है क्या? ऊपरी भाग या ऊपरी परत कहलाता है क्रस्ट या भूप्रपट्टी। क्रस्ट या फिर भूप्रपट्टी। अब देखिए, जो क्रस्ट या भूप्रपट्टी होती है वो सबसे पहले आपको देखने वाली बात क्या है दोस्तों? सबसे पहले वो क्या है कि गैस है कि लिक्विड है कि ठोस है या सॉलिड है। तो देखिए, जो भूप्रपट्टी होती है वो एक ठोस होती है, सॉलिड होती है दोस्तों। क्रस्ट की यदि बात करूं दोस्तों तो क्रस्ट का निर्माण आर्कियन चट्टानों से हुआ है। इसमें 90% क्या रहता है दोस्तों? पूरी क्रस्ट में 90% आग्नेय चट्टान रहता है। कौन सा चट्टान? आग्नेय चट्टान। देखिए, क्रस्ट का निर्माण आज से 200
करोड़ वर्ष पहले हुआ। क्रस्ट का निर्माण आज से 200 से 70 करोड़ वर्ष पहले हुआ है। और ये पूरा जो आपको क्रस्ट है वो किससे निर्मित है? आर्कियन क्रम के चट्टानों से निर्मित है। आर्कियन क्रम के यदि चट्टानों में बात करूं तो आग्नेय का इसमें 90% हिस्सेदारी है दोस्तों, ठीक। इसीलिए ये पूरा चट्टानों से बना है। तो क्रस्ट कैसा, क्रस्ट किस प्रकृति का है? तो क्रस्ट आपका सॉलिड प्रकृति या फिर ठोस प्रकृति का है। समझ आया इतना, ठीक। क्रस्ट की जो मोटाई है वो कितनी है या फिर गहराई कितनी है दोस्तों? तो क्रस्ट की जो गहराई है कितनी? 100 किलोमीटर। आपका जो स्थल मंडल से नीचे 100 किलोमीटर तक आपका क्या है? क्रस्ट का भाग है, भूपर्पटी का ही भाग है, ठीक। यदि मैं क्रस्ट की बात करूं दोस्तों तो क्रस्ट में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? यदि क्रस्ट की बात करूं तो क्रस्ट में कौन कौन सा तत्व पाया जाता है? तो यदि यहाँ पर आप देखो दोस्तों, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीजन पाया जाता है। सबसे ज़्यादा क्या? ऑक्सीजन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपका सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे एल्यूमिनियम। इन सारे अब बहुत सारे तत्वों का समूहन है। लेकिन यदि मैं बात करूं तो ऑक्सीजन क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन एक गैस है। लेकिन सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ये क्या है? एक धातु के रूप में आपको मिलेगा। किसके रूप में? धातु के रूप में। और ये चट्टान क्या है? पूरा ये क्रस्ट क्या है? पूरा चट्टान है। तो आपके जो आग्नेय क्रम की चट्टान है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसीलिए यदि मैं बात करूं, आपके एग्जाम में कई बार पूछा है दोस्तों कि क्रस्ट में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सिलिकॉन या एल्यूमिनियम। इसी सिलिकॉन या एल्यूमिनियम को हम क्या बोलते हैं? सियोल। क्या बोलते हैं दोस्तों? सियोल। याद रखिएगा, SiAl। SI मतलब सिलिकॉन, Al मतलब एल्यूमिनियम। इसको यदि मैं पूरा पढ़ूं तो सियोल होता है, ठीक। इसको और किस नाम से जाना जाता है? सियोल, ठीक। समझ आया इतना, ठीक। अब देखिए, उसके बाद यदि मैं बात करूं कि मेरा जो दूसरा जो लेयर है, दूसरा लेयर कौन सा दोस्तों? मेंटल या फिर भूप्रवार। मेंटल या फिर भूप्रवार। जो आपका मेंटल या फिर जो भूप्रवार है ये सेमी सॉलिड होता है दोस्तों। पहले सबसे पहले हमने क्या देखा? भूप्रवृत्ति क्या है? सॉलिड है, ठोस अवस्था में होता है। जो आपका मेंटल होता है या भूप्रवार होता है ये सेमी सॉलिड होता है। कैसा? सेमी सॉलिड या फिर जेली के फॉर्म में, जेली के फॉर्म में होता है। ना तो सॉलिड होता है ना तो लिक्विड होता है, वो जेली के फॉर्म में होता है, ठीक। यदि मैं इसकी गहराई की बात करूं दोस्तों तो आपका जहां से ये भूप्रवृत्ति खत्म होता है, जैसे ये वाला निचला हिस्सा, भूप्रवृत्ति का निचला हिस्सा, यहाँ से लेकर ये 2900 किलोमीटर तक की गहराई में क्या फैला है दोस्तों? आपका जो दूसरा पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना की जो दूसरा लेयर है वो मेंटल ये आपका फैला हुआ है। कहाँ से? जो क्रस्ट के जस्ट नीचे, निचला क्रस्ट का जो निचला हिस्सा है उसके जस्ट नीचे 2900 किलोमीटर तक क्या फैला हुआ है? मेंटल या फिर भूप्रवार फैला हुआ है दोस्तों, ठीक। यदि मैं बात करूं मेंटल या भूप्रवार में सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व मिलता है या फिर मेंटल या भूप्रवार की संरचना कौन से तत्वों से हुआ है? तो मेंटल और भूप्रवार की संरचना सिलिकॉन और मैग्नीशियम। देखिए, मैग्नीशियम को हम किससे डिनोट करते हैं? Mg से, लेकिन मैं यहाँ Ma से किया हूँ क्योंकि आपको सभी बुक में Ma ही मिलेगा। इसको यदि मैं बात करूँ इसको हम और क्या बोलते हैं जी? सीमा। देखिए SIMA, सीमा, ठीक। आपको याद कैसे रखना है या फिर एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि मेंटल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? तो सियोल मिलता है कि सीमा मिलता है? तो सीमा, ठीक। SIMA, एक Ma का मतलब होता है मैग्नीशियम, ठीक। तो मेंटल में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? कौन सा तत्व मिलता है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम, ठीक। अब देखिए, आपका जो तीसरा जो लेयर है वो है क्या? कोर जोन। तीसरा जो लेयर है वो कौन सा है दोस्तों? कोर जोन। जो एक आपका इनर कोर, दूसरा है आपका आउटर कोर। तो मैं यदि ऊपर से आ रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या मिलेगा? आउटर कोर। आउटर कोर या फिर बाह्य कोर। तो देखिए, बाह्य कोर, ये जो बाह्य कोर की यदि मैं बात करूँ तो सबसे पहले मैं कोर की बात करूँ तो कोर में कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो कोर में यहाँ पास देखिए दोस्तों, निकिल और फेरस। कौन कौन सा? निकिल और फेरस। ये जो आपका दो तत्व है वो आपको कोर में सबसे ज़्यादा मिलेगा, ठीक।
यदि मैं बाह्य कोर की बात करूं तो बाह्य कोर की जो मोटाई है या फिर गहराई की बात करूं तो कितना है दोस्तों, तो देखिए आपका यहाँ तक का क्या हो गया, भूप्रवार 2900 किलोमीटर तक का भूप्रवार। 2900 किलोमीटर से 5150 2900 किलोमीटर से 5150 किलोमीटर तक की जो गहराई है वो कितना 2250 किलोमीटर। 2250 किलोमीटर, जो 2250 किलोमीटर वो किसकी गहराई है, बाह्य कोर की गहराई है। कहाँ से कहाँ तक, इस 2950 से 5150 किलोमीटर तो तक की जो बीच की जो गहराई है या मोटाई है वो कहलाता है क्या, आपका बाह्य कोर, जो कि 2250 किलोमीटर तक का रेंज है। ठीक, बाह्य कोर की यदि बात करूं तो 5000, इसका जो तापमान कितना है दोस्तों, इसका जो तापमान है वो 5000 डिग्री सेल्सियस, कितना 5000 डिग्री सेल्सियस। और ये कौन से फॉर्म में रहता है, तो बाह्य कोर आपकी लावा के फॉर्म में रहता है दोस्तों। कौन से फॉर्म में, लावा के फॉर्म में। ठीक, यदि अब देखिए तीसरा जो है आपका जो लेयर का, तीसरा जो लेयर का जो कौन है, कोर, उस लेयर का जो दूसरा भाग है वो आंतरिक कोर, या फिर वो आंतरिक कोर ही पृथ्वी की क्या होती है दोस्तों, केंद्र होती है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की केंद्र। यदि मैं आंतरिक कोर की बात करूं या फिर इनर कोर की बात करूं तो जो आपका इनर कोर है वो किस प्रकृति का रहता है दोस्तों, तो इनर कोर आपका सॉलिड प्रकृति का रहता है। सॉलिड, इनर कोर आपका क्या रहता है, ठोस रहता है। यहाँ की यदि मैं टेम्परेचर की बात करूं, तापमान की बात करूं तो इनर कोर की जो तापमान है वो कितना 6000 डिग्री सेल्सियस दोस्तों, कितना 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक, यदि मैं इनर कोर की गहराई की बात करूं या इनर कोर की मोटाई की बात करूं, इनर कोर की जो मोटाई है वो आपका यहाँ तक का कितना किलोमीटर हो गया, 5150 किलोमीटर। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो गहराई है वो कितना 100 किलोमीटर। ठीक, यहाँ से यहाँ तक का जो गहराई हो कितना 2900 किलोमीटर। ठीक, ये 2900 से यहाँ तक की जो गहराई हो कितना है दोस्तों, 5100, कितना 5150 किलोमीटर। ठीक, अब ये जो 5150 किलोमीटर से आपका आंतरिक कोर की यदि मैं गहराई की बात करूं तो 6371 कहाँ तक गया है, 6371 किलोमीटर तक गया है। कहाँ तक गया दोस्तों, 6371 किलोमीटर तक गया है। मतलब यदि मैं बात करूं तो आंतरिक कोर की मोटाई कितनी है या फिर गहराई कितनी, तो आंतरिक कोर की गहराई है 1167 किलोमीटर। देखिए यहाँ इंटरनल कोर की यदि मैं गहराई की बात करूं, यहाँ तक का आपका आ गया 5150 से 6371 किलोमीटर तक की मैं नीचे आऊँ तो 1167 किलोमीटर आपकी आंतरिक कोर का क्या है दोस्तों, गहराई है। आंतरिक कोर की गहराई, आंतरिक कोर की टेम्परेचर यदि आपको पूछे तो आंतरिक कोर की टेम्परेचर कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस। आंतरिक कोर की यदि आपको प्रकृति के बारे में पूछे तो आप ये किस प्रकृति का है, तो ठोस प्रकृति। यदि आपकी कोर में पूछे कि कौन सा तत्व पाया जाता है तो कोर में निकिल और फेरस। इतना समझ आया, आ गया दोस्तों, इतना समझ। अब देखिए हमको पता है यहाँ पर देखिए कि पृथ्वी अपने अक्ष में कौन सा गति करती है, तो दैनिक गति या घूर्णन गति करती है। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा तो करती है लेकिन साथ ही साथ अपने अक्ष पे कौन सी गति करती है, दैनिक गति या फिर घूर्णन गति। तो पृथ्वी अपने अक्ष पे जब रोटेट करती है, अपने अक्ष पे रोटेशन कब करती है, तो देखिए पृथ्वी का जो केंद्र है कोर, वो भी साथ ही साथ क्या करेगा, रोटेट होगा। पृथ्वी का जो केंद्र है कोर, वो भी साथ ही साथ पृथ्वी के साथ ही साथ क्या होगा, रोटेट होगा। रोटेट जैसे होगा दोस्तों, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो आंतरिक जो कोर है वो आंतरिक कोर कैसा है, ठोस प्रकृति का। उसके बाद जो बाह्य कोर है वो कौन से प्रकृति का, लावा, द्रव प्रकृति का है, द्रव प्रकृति का है। ठीक, जो आंतरिक कोर है वो पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण और ठोस है, ठोस होने के कारण ये बाह्य कोर की अपेक्षा कुछ ज़्यादा गति से क्या करेगा, घूर्णन करेगा, कुछ ज़्यादा ही गति से घूर्णन करेगा। कंपेयर में किसके कंपेयर में, बाह्य कोर के कंपेयर में, क्योंकि बाह्य कोर क्या है दोस्तों, लिक्विड है। तो जो आपका लिक्विड वाला पोर्शन है वो ठोस के पीछे पीछे आएगा। मतलब कहीं ना कहीं आंतरिक कोर
और बाह्य कोर के बीच में क्या होगा, घर्षण होगा। ये आपका आंतरिक कोर कुछ फास्ट गति से, बाह्य कोर धीरे धीरे गति से आपका क्या हो रहा है, गति कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। तो दोनों के बीच में क्या पैदा होगा, घर्षण पैदा होगा। अब आपको पता है दोस्तों कि बाह्य कोर में क्या है, बाह्य कोर में क्या है दोस्तों, आपका फेरस है, निकिल है। ये दोनों किस प्रकृति का है, मैग्नेटिक प्रकृति का है, चुंबकीय प्रकृति का तत्व है। इसीलिए इन दोनों के बीच में घर्षण होने के कारण विद्युत चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। कैसा, चुंबकीय गुण, मैग्नेटिज्म उत्पन्न हो जाता है। इसीलिए आपका जो पृथ्वी है वो पृथ्वी का एन पोल और पृथ्वी का एस पोल, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और पृथ्वी का जो दक्षिणी ध्रुव है वो किसके भांति काम करता है, एक चुंबक की भांति काम करता है। आप सबको पता है ना कि पृथ्वी का जो, आप कोई भी एक चुंबक को छोड़ दो तो हमेशा एन और एस ध्रुव पे ही जाके क्यों रुक जाता है, आपका उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पे ही क्या जाके रुक जाता है। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में रुकने का कारण क्या है कि हमारी जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है। चुंबक की भांति व्यवहार करने का कारण क्या है कि पृथ्वी के केंद्र में क्या है जी, निकिल और कोबाल्ट है, निकिल और फेरस है। ये पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय गुण उत्पन्न होने के कारण पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल में, जो आपका नॉर्थ और साउथ पोल है पृथ्वी का, वो एक चुंबकीय गुण आपका प्रदर्शित करता है। चुंबकीय गुण प्रदर्शित करने के कारण ही हमारा जो, आप कोई भी चुंबक ले लो वो आपका पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में जाके ही ठहरता है। इतना समझ आया दोस्तों? ठीक, चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे क्या पृथ्वी की आंतरिक संरचना की कुछ प्रमाण हैं, उन प्रमाणों के बारे में कुछ हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूं प्राकृतिक प्रमाण कि जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो मानव के द्वारा तो अदृश्य है, मानव उसको देख नहीं पाते। तो हम किन प्रमाणों के साथ इस आंतरिक संरचना को हम कैसे प्रूव कर सकते हैं। ठीक, देखिए आपका सबसे पहले है प्राकृतिक प्रमाण। प्राकृतिक प्रमाण की यदि मैं बात करूं तो आपका आएगा क्या, सबसे पहले ज्वालामुखी और दूसरा है भूकंप। देखिए दोस्तों ज्वालामुखी क्या है कि ये आपका पृथ्वी का आंतरिक भाग, पृथ्वी के आंतरिक भाग में आपका कोर का आउटर कोर, इस जो आपका आउटर कोर है, ये आउटर कोर में क्या है दोस्तों, लावा भरा हुआ है, लावा। इस लावा का टेम्परेचर कितना, 5000 डिग्री सेल्सियस। ये जो लावा है ऊपर से, इन लावा में क्या है, घूर्णन गति है। इन लावा में क्या है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसमें भी क्या है, एक मोशन है, गति है। अब ये गति होने के कारण कहीं ना कहीं एक ऐसा पॉइंट मिल जाता है जहाँ से ये लावा निकलने की कोशिश करता है। ये लावा एक अत्यधिक दाब और अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी की मेंटल से होते हुए क्रस्ट को क्या कर देते हैं दोस्तों, भेद देता है। क्रस्ट को भेद के पृथ्वी के बाहर आ जाता है। यही कहलाता क्या दोस्तों, ज्वालामुखी। जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से कुछ तत्व, कुछ मैग्मा या फिर अर्ध तरल जो पदार्थ है वो अंदर से क्या निकल जाती है, लावा से अंदर से, पृथ्वी के अंदर से पृथ्वी के बाहर आ जाती है, जिसमें लावा भी निकलती है। ठीक है, इसके द्वारा हमको क्या पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ ऐसा पदार्थ है, कहीं ना कहीं ऐसा पदार्थ है जो क्या है दोस्तों, अर्ध तरल है, सेमी सॉलिड है, पता चलता है। तो हमको ज्वालामुखी से क्या पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है, या आपका कहीं ना कहीं सेमी सॉलिड भरा हुआ है, अर्ध तरल भरा हुआ है, या फिर लावा भरा हुआ है, या फिर कुछ तत्व निकलते हैं। उसके द्वारा ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कुछ तत्व भी है, पता चलता है दोस्तों। ठीक, दूसरा देखिए दोस्तों, भूकंप जो है, इस भूकंप विज्ञान में की बात करूँ तो सबसे पहले भूकंप दो प्रकार की होती है, एक पी टाइप, दूसरा एस टाइप। भूकंप विज्ञान में भूकंप को मापने का जो यंत्र होता है वो कहलाता है क्या, सिस्मोग्राफ। क्या, सिस्मोग्राफ। इन सिस्मोग्राफ के अध्ययन से हमको क्या पता चलता है दोस्तों, सिस्मोग्राफ के द्वारा ही, सिस्मोग्राफ के अंकन से ही हमको पृथ्वी की जो भूकंप की जो गति है, पृथ्वी में होने वाली हलचल, इन सभी के बारे में हम किस में अध्ययन करते हैं, सिस्मोग्राफ में करते हैं। ठीक, अब देखिए जो आपका पी टाइप का है, पी टाइप का आपका भूकंप है, वो जो पी टाइप और एस टाइप का भूकंप है, पृथ्वी के 100 से 120 किलोमीटर तक के रेंज में ही दिखाई देता है दोस्तों। जो पी और एस प्रकार का जो
तरंगे हैं, पी और एस प्रकार का जो भूकंप है, पृथ्वी के जो आपका जो सतह है क्रस्ट, उसके 100 से 120 किलोमीटर तक की ही रेंज में 100 से 120 किलोमीटर तक की रेंज में पी और एस प्रकार का आपका तरंग दिखाई देता है। लेकिन जब हम जैसे ही 120 या फिर 100 किलोमीटर से नीचे की ओर जाते हैं, 120 या 100 किलोमीटर से हम पृथ्वी के नीचे और गहराई में जब जाते हैं, जैसे कि आपका मेंटल या फिर कोर की तरफ जब जाते हैं, तो आपको ये एस प्रकार का पी प्रकार का भूकंप तो दिखाई देता है, लेकिन एस प्रकार का भूकंप क्या हो जाता है, लुप्त हो जाता है। एस प्रकार का जो भूकंप तरंगे है, भूकंपी जो लहरें हैं, वो क्या हो जाती है दोस्तों, लुप्त हो जाती है। लुप्त होने का कारण क्या है, क्योंकि देखिए जो पी प्रकार का जो तरंगे हैं, भूकंपी तरंगे हैं या लहरें हैं, वो आपका लिक्विड और सॉलिड दोनों में प्रवाह करती है। लेकिन जो आपका एस प्रकार की जो तरंगे हैं, एस प्रकार की जो लहरें हैं, वो आपके लिक्विड में, द्रव्य में प्रवाह नहीं करती, द्रव्य माध्यम में क्या प्रवाह नहीं करती। इससे स्पष्ट ये होता है कि हम 120 किलोमीटर के जब नीचे जाते हैं तो हमको पी प्रकार की तरंगे ही मिलती है, पी प्रकार की हम तरंग की ही गणना कर पाते हैं, एस की नहीं कर पाते। अर्थात इससे स्पष्ट ये होता है कि आपके 120 किलोमीटर के नीचे आपका जो पृथ्वी के अंदर क्या भरा हुआ है, अर्ध तरल भरा हुआ है, आपका सेमी सॉलिड भरा हुआ है, आपका जेली फॉर्म में या लावा भरा हुआ है। ये स्पष्ट हो जाता है दोस्तों, समझ आया इतना? ठीक, ये आपका भूकंप का कुछ प्रमाण है। अब देखेंगे दोस्तों प्रमाण में अप्राकृतिक प्रमाण। इसमें सबसे पहले है आपका क्या, घनत्व। सबसे पहला है क्या आपका, घनत्व। देखिए पृथ्वी की यदि मैं घनत्व की बात करूं, किसकी डेंसिटी की बात करूं, तो पृथ्वी का जो औसत डेंसिटी है, एवरेज जो डेंसिटी है, वो कितना है दोस्तों, 5.5, कितना, 5.5। लेकिन यदि मैं क्रस्ट की बात करूं, पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो लेयर है क्रस्ट, इसकी बात करूं तो इसका जो आपका घनत्व है कितना दोस्तों, 3। यहाँ देखिए पृथ्वी का जो क्रस्ट का जो औसत घनत्व है कितना है, पृथ्वी का जो क्रस्ट का जो घनत्व कितना है, 3। ठीक, आउटर कोर की यदि मैं बात करूं, इसका जो घनत्व है वो कितना, 10। इनर कोर की यदि मैं बात करूं तो इनर कोर का जो घनत्व है वो कितना, 12। कितना, 12। यहाँ पर देखिए ये आपका एवरेज डेंसिटी है, ये आपका क्या है, एवरेज डेंसिटी। पृथ्वी की औसत घनत्व कितना, 5.5। ठीक, क्रस्ट की जो घनत्व है वो 3, आउटर कोर का जो घनत्व है वो आपका 10, इनर कोर का जो आपका घनत्व कितना, वो 12। अब देखिए दोस्तों यहाँ पास घनत्व की मैं बात करूँ तो आपकी बाहरी पोर्शन से, बाहरी मंडल से अंदर की ओर घनत्व लगातार बढ़ रहा है। बाहरी पोर्शन से घनत्व लगातार क्या हो रहा है, इनर पोर्शन या इनर कोर तक आपका घनत्व लगातार बढ़ रहा है। हम सबको पता है दोस्तों कि एक लोहा का यदि आपका मैक्सिमम जो घनत्व की बात करूं तो लोहा का जो घनत्व कितना होता है, वो 8 होता है। कितना, 8 होता है। ठीक, कोई भी चीज़ का यदि डेंसिटी, घनत्व यदि बढ़ाया जाए तो उसका आयतन क्या होते जाता है, कम होते जाता है। घनत्व बढ़ाने से क्या होता है दोस्तों, आयतन कम होता है। यदि मैं लोहे का घनत्व भी मैक्सिमम बढ़ाऊँ तो 8 से ज़्यादा नहीं होता। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पास घनत्व लोहे से भी ज़्यादा है, घनत्व लोहे से भी ज़्यादा है, मतलब इसके अंदर जो कोर है, कोर के अंदर का जो घनत्व है वो 8 से कहीं ज़्यादा है, 10 है, 12 है। मतलब यहाँ का जो घनत्व बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अत्यधिक होने के कारण इसका जो आयतन है वो और संकेंद्रित हो गया है और कम हो गया है। समझ आया ना? यहाँ पास घनत्व बढ़ने से क्या होता है, आयतन कम होता है। तो यहाँ पास देखिए कहीं ना कहीं जो आंतरिक कोर का जो चट्टान है, जो आंतरिक कोर में जो चट्टान है, उसका जो घनत्व किससे, लोहे से भी ज़्यादा है। मतलब यहाँ का यदि मैं ठोस की बात करूँ, यहाँ की यदि मैं चट्टान की बात करूँ तो वो किससे ज़्यादा मजबूत है, लोहे से भी ज़्यादा मजबूत है। समझ आया? अब देखिए दूसरा, दाब। हम देखेंगे क्या, दाब। यदि मैं प्रेशर की बात करूं तो देखिए कोई भी चट्टान है जिसका घनत्व अधिक मतलब उसमें प्रेशर भी अधिक, उसमें दाब भी अधिक। लेकिन कोई भी चट्टान जिसकी एक सीमा होती है, दाब को सहने की, प्रेशर को सहने की, उस घनत्व को सहने की उसकी एक सीमा होती है। लेकिन यहाँ पर यदि मैं बात करूँ दोस्तों पृथ्वी की, तो पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं वो ऐसा चट्टान है या ऐसे तत्वों का समूहन है
जिसमें अत्यधिक मात्रा में क्या हो दोस्तों, अत्यधिक मात्रा में दाब सहने की क्षमता है, अत्यधिक मात्रा में दाब सहने की क्षमता है। इससे क्या पता चला कि पृथ्वी के अंदर या आंतरिक भाग में अत्यधिक घनत्व होने के कारण इसमें अत्यधिक दाब सहने की भी क्षमता है। इसमें अत्यधिक उसकी वहाँ की जो चट्टानें हैं उसमें क्या क्षमता है, अत्यधिक दाब सहने की भी क्षमता है। ठीक, देखिए तीसरा क्या है आपका, ताप। यदि मैं ताप की बात करूं दोस्तों, तो आपका पृथ्वी का जो आंतरिक कोर है, उस आंतरिक कोर का जो ताप है वो कितना 6000 डिग्री सेल्सियस, उसके बाह्य कोर का जो ताप है वो कितना 5000 डिग्री सेल्सियस। इससे स्पष्ट ये पता चलता है कि अंदर का जो टेम्परेचर वो ज़्यादा, उसके बाद वो कम। ठीक, यदि मैं बाह्य कोर से क्रस्ट की बात करूं, स्थलमंडल या क्रस्ट से जैसे मैं पृथ्वी की गहराई में अंदर आऊं, तो प्रत्येक सामान्यतः 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, ताप का 1 डिग्री सेल्सियस ताप हमारा क्या होता है, बढ़ता है। प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री सेल्सियस ताप हमारा क्या होता है, बढ़ता है। ठीक, और जैसे मैं स्थलमंडल के ऊपर जाऊं, तो प्रत्येक 165 मीटर में क्या होता है जी, 1 डिग्री ताप आपका क्या होता है, कम होता है। ये चीज़ आपको पता है ना, क्या होता है, देखिए ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। यदि पृथ्वी की गहराई में मैं नीचे जाऊं, तो प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री तो आपका ताप है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। 1 डिग्री आपका टेम्परेचर बढ़ता है प्रत्येक 32 मीटर में। यदि मैं इस स्थलमंडल के ऊपर जाऊं, कहाँ, अंतरिक्ष में जाऊं, वायुमंडल में जाऊं, तो प्रत्येक 165 मीटर में क्या होता है जी, 1 डिग्री आपका ताप जो है वो कम हो जाता है। ऊपर जाने से कम होता है, नीचे जाने से बढ़ता है। लेकिन नीचे जाने से प्रत्येक 32 मीटर में 1 डिग्री जो आपका जो ताप है वो क्या होता है, बढ़ता है। ये जो ताप का बढ़ने का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम आपको 8 किलोमीटर तक की रेंज में ही पता चलेगा। उसके बाद आपको पता नहीं चलेगा कि कितना बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। इससे स्पष्ट ये होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाने से क्या हो रहा है जी, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ताप आपका बढ़ रहा है। मतलब इससे स्पष्ट ये होता है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से बाह्य भाग की ओर ऊष्मा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। आप देख भी रहे हैं कि पृथ्वी का आंतरिक जो ताप है, आंतरिक कोर का जो ताप है कितना 6000 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद उससे कम है क्या, बाह्य कोर का कितना है, 5000 डिग्री सेल्सियस। अर्थात ये हो रहा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी की बाह्य भाग में जाने से क्या हो रहा है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से पृथ्वी के बाह्य भाग की ओर क्या हो रहा है, ऊष्मा का प्रवाह हो रहा है। तो इस प्रकार से हमको कुछ प्रमाण मिला, जिसके तहत हमने क्या किया, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की अध्ययन किया। इतना समझ आया दोस्तों, समझ आया। उसके बाद हम देखेंगे दोस्तों क्या, पृथ्वी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं बात करूं पृथ्वी की, तो पृथ्वी में 71% पृथ्वी के 71% भाग में क्या है दोस्तों, जलमंडल है। क्या है, जलमंडल, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यदि मैं देखूं कि 71% भाग में आपका जलमंडल है, तो आपका 29% भाग में क्या होगा जी, स्थलमंडल होगा। क्या होगा, स्थलमंडल। ठीक, तीसरा पॉइंट देखिए पृथ्वी के बारे में, पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री सेल्सियस क्या हुआ, झुका हुआ है। तो पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री अंश से क्या हुआ है जी, झुका हुआ है। ये भी याद रखने वाला आपका पॉइंट है। पृथ्वी अपने अक्ष से कितना डिग्री, 23.5 डिग्री अंश से क्या हुआ है, झुका हुआ है। ठीक, लेकिन अपने कक्षा के सापेक्ष यदि हम बात करें कक्षा की, तो पृथ्वी अपने ऑर्बिट, अपनी कक्षा के सापेक्ष 66.5 डिग्री अंश के साथ में 66.5 डिग्री के साथ में क्या हुआ है, झुका हुआ है। ठीक, पांचवा पॉइंट, यदि मैं बात करूं आयु की, पृथ्वी की आयु की बात करूं दोस्तों, तो पृथ्वी की जो आयु है वो कितना 4.6 अरब वर्ष।
या देखिए पृथ्वी की आयु कितना 4.6 बिलियन ईयर या फिर 4.6 अरब वर्ष। देखिए अब देखिए दोस्तों, पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को हम नीला ग्रह भी कहते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह कहने के कारण देखिए पृथ्वी के 71% भाग में क्या है, जल है। 71% भाग में क्या है, जल। यही जल होने के कारण ही हमारा जो पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक, 7वां पॉइंट देखिए, पृथ्वी के पास एक आपका क्या है जी, उपग्रह है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से कितना किलोमीटर की दूरी पे है, तो पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी। ठीक, पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है चंद्रमा, जो कि पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे विद्यमान है। 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे उसकी जो कक्षा है, चंद्रमा की जो कक्षा है वो कितना, 4 लाख किलोमीटर की दूरी पे विद्यमान है। और पॉइंट देखते हैं, पॉइंट नंबर 8, पृथ्वी की सबसे हाईएस्ट पॉइंट, पृथ्वी की सबसे ऊंची पॉइंट यदि मैं बात करूं तो वो है आपका क्या है दोस्तों, माउंट एवरेस्ट। पृथ्वी की सबसे ऊंची पॉइंट कौन सा है, ऊंची बिंदु कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। कितना, 8,848 मीटर। ठीक, पॉइंट नंबर 9 देखिए, ये तो हो गया पृथ्वी का सबसे ऊंचा बिंदु। यदि पृथ्वी की गहराई की बात करूं तो सबसे गहरा जो पॉइंट है, सबसे गहरा बिंदु है वो है आपका मरियाना गर्त या मरियाना ट्रेंच, जो कि कहाँ है दोस्तों, जो कि आपका है प्रशांत महासागर में। कहाँ है, प्रशांत महासागर है, जिसकी गहराई कितनी है, 11,033 मीटर। 11,033 मीटर। आपको सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है ये कि पृथ्वी की सबसे हाईएस्ट पॉइंट, वो इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर, ये कहाँ है आपका, हिमालय की जो श्रेणी है वो नेपाल, हिमालय की श्रेणी नेपाल के अंतर्गत आता है क्या, माउंट एवरेस्ट। दूसरा है आपका पृथ्वी की सबसे गहराई पॉइंट, पृथ्वी की सबसे गहरी बिंदु जिसका नाम है मरियाना ट्रेंच या मरियाना गर्त, वो कहाँ है आपका दोस्तों, आपका प्रशांत महासागर में, जिसकी जो गहराई है वो कितना है, समुद्र तल से 11,033 मीटर। कितना दोस्तों, 11,033 मीटर। अब देखते हैं पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है क्या, चंद्रमा। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जिसका नाम है क्या, चंद्रमा। चंद्रमा की यदि बात करूं दोस्तों तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों, सेलेनोग्राफी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोग्राफी। समझ आया, चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोग्राफी। देखिए इसी चंद्रमा का अध्ययन के लिए, चंद्रमा के अध्ययन के लिए, चंद्रमा के बारे में कुछ और जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे भारत के इसरो के द्वारा, भारत के द्वारा कौन सा यान भेजा गया था जी, चंद्रयान 2। इतना समझ आया। ठीक, दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा दिखाई देता है, तो पृथ्वी से चंद्रमा का मात्र 57%, कितना, 57% हिस्सा ही हमको दिखाई देता है, हमको दिखाई देता है। मतलब पृथ्वीवासी जो हम चंद्रमा देखते हैं वो कितना प्रतिशत जी, 57% ही चंद्रमा हम देख पाते हैं, बाकी हमको दिखाई नहीं देता है। ठीक, यदि मैं बात करूं तीसरा पॉइंट कि चंद्रमा का जो प्रकाश है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक या पृथ्वी तक आने में कितनी समय लगाती है, तो चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी तक आने में 1.3 सेकेंड, कितना समय लगाती है दोस्तों, 1.3 सेकंड। मतलब देखो
चंद्रमा का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तल पे आने में, पृथ्वी की कक्षा में आने में कितना समय लगाती है? मात्र 1.3 सेकंड। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष तल के साथ, पृथ्वी के अक्ष तल के साथ, पृथ्वी के अक्ष तल के साथ कितना डिग्री का कोण बनाती है? तो वो है आपका 58.48 डिग्री। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष तल के साथ 58.48 डिग्री का कोण बनाती है। इतना समझ आया दोस्तों? ठीक। पांचवा पॉइंट देखिए कि चंद्रमा में कोई भी वायुमंडल नहीं है, मतलब यहाँ पास वायुमंडल का अभाव है। ठीक। देखिए हमको जो है ये आप हमारा जो पृथ्वी है वो नीला दिखाई देता है। नीला दिखाई देने का सबसे एक बड़ा कारण है आपका कि यहाँ का 71% हिस्सा में क्या है दोस्तों? जलमंडल है। दूसरा कारण क्या है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसके कारण स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहाँ होता है? जहाँ पास वायुमंडल होता है। ठीक। अब पृथ्वी में क्या है? वायुमंडल है। इसलिए इन सभी कारणों के कारण हमारा जो आपका पृथ्वी है वो कैसा दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। लेकिन जहाँ पास वायुमंडल नहीं है, वहाँ से यदि हम पृथ्वी को देखें तो वहाँ पास, या अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखो या फिर चंद्रमा से पृथ्वी को देखो जहाँ वायुमंडल नहीं है, वहाँ से पृथ्वी का रंग कैसे दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। पूछा गया प्रश्न है, याद रख लेना कि हमारा जो ग्रह है वो हम किस नाम से जानते हैं? नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक। वो कहाँ से दिखाई देता है? पृथ्वीवासियों को नीला दिखाई देता है। लेकिन जहाँ वायुमंडल नहीं है या अंतरिक्ष या चंद्रमा, इन सभी जगह से यदि बात करूँ जहाँ पास वायुमंडल नहीं है, वहाँ से यदि पृथ्वी को देखो तो कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देता है। याद रखने वाला पॉइंट है क्या? काला दिखाई देता है। ठीक। छठा पॉइंट देखिए दोस्तों, जो आपका चंद्रमा है उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स की यदि मैं बात करूं, गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूं, वो कितना है जी? पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 हिस्सा। मतलब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? आप सबको पता है 9.81 डिवाइडेड बाई 6। 9.81 डिवाइडेड बाई 6। मतलब यदि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की बात करूं, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण की बात करूं, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से 1/6 है। कितना? 1/6। कौन सा भाग? 1/6 भाग। पॉइंट देखिए, सातवां पॉइंट, चंद्रमा की यदि मैं बात करूं तो चंद्रमा और सूर्य के बीच का जो आकर्षण बल है, इन्हीं आकर्षण बलों के कारण ही आपका ज्वार और भाटा उत्पन्न होती है। ज्वार भाटा या टाइड्स। ठीक। जो इन टाइड्स को लाने में दोनों के बीच कितना शक्ति लगती है? तो 5:11। चंद्रमा और सूर्य के बीच 5:11 का शक्ति लगता है, 5:11 का आकर्षण बल लगता है। इसी 5:11 के आकर्षण बल लगने के कारण क्या होता है जी? आपका ज्वार और भाटा उत्पन्न होता है, टाइड्स उत्पन्न होता है। समझ आया दोस्तों? ठीक। यदि आपको ये पूरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।